Yes, good morning everyone. Today we are going to start chapter gravitation. This is chapter number 8 of your physics first book. तो इस चैप्टर के लॉज, इस चैप्टर के फॉर्मूलेज करीब करीब हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज ले लेते हैं, चाहे वो फोर्स हो चाहे वर्क एनर्जी हो, सब जगह इसके फॉर्मूले आ रहे हैं। आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो mg आ रहा है, वहाँ पे भी आ रहा है ना, तो वर्क एनर्जी में काम आ रहा है, फोर्स में भी काम आ रहा है, वेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं अपन इसको यूज ले सकते हैं। तो बहुत सारी जगह ये चैप्टर काम आ रहा है, तो इसको पहले अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बेसिक्स अपन को पढ़ना जरूरी है, तब बाकी चैप्टर में अपनी कमांड अच्छी बनेगी। तो वी आर स्टार्टिंग टुडे ग्रेविटेशन चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 8। तो समझेगा क्या होता है ग्रेविटेशन। तो बच्चों आपने 9th से ही आपको इसका बेसिक पता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच का अट्रैक्शन, दिस इज ग्रेविटेशन, ये आपको पता है, 9th से ही आपने सीख लिया। वापस रिपीट कर रहा हूं, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच के अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। चाहे वो अट्रैक्शन सन और अर्थ के बीच में हो, चाहे मून और सन अर्थ के बीच में हो, मून और सन के बीच में हो, कोई भी दो बॉडी के बीच का अट्रैक्शन ग्रेविटेशन कहलाता है। लेकिन पर्टिकुलरली आपने ये भी नाम सुना होगा ग्रेविटी, इस वर्ड को भी बहुत बार यूज लेते हैं। तो ग्रेविटी क्या चीज होती है? ग्रेविटी होती है एक बड़े ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द स्मॉलर ऑब्जेक्ट विच इज नियर बाय टू इट। आप समझा रहा हूँ, सुनना। एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे अर्थ, उसके पास छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, उस पर जो फोर्स लगा रही है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट उसके आसपास जो छोटे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है वो कहलाता है उस बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में बस थोड़ा सा ही अंतर है। ग्रेविटी का मतलब पर्टिकुलरली एक बॉडी की बात कर रहा हूँ कि उसके पास, एक बिगर बॉडी की बात कर रहा हूँ, उसके पास जो स्मॉलर बॉडी है उस पर जो वो अट्रैक्शन पुल लगा रहा है वो कहलाती है ग्रेविटी। और यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच का अट्रैक्शन है उसे किस नाम से पुकारते हैं? ग्रेविटेशन। तो इतना सा थोड़ा सा ये बेसिक सा डिफरेंस अपन को याद रखना है। ग्रेविटी क्या है? एक बड़े ऑब्जेक्ट का एक छोटे ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्शन फोर्स, विच इज द ग्रेविटी विच इज नियर बाय टू इट। तो देखें क्या होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन any two bodies in universe। तो यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को क्या नाम से पुकारते हैं? ग्रेविटेशन। समझ में आ गया होगा। अब सिखाता हूं आपको ग्रेविटी किसे बोलते हैं। ग्रेविटी होता है अट्रैक्शन ऑफ बिगर बॉडी ऑन स्मॉलर बॉडी प्लेस नियर टू इट। अट्रैक्शन force exert by bigger body on a smaller body nearby to it is called its gravity। तो दोनों ही है तो फोर्स ही, लेकिन ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट के पास एक छोटा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस पर जो फोर्स लगा रहा है वो इसकी ग्रेविटी। और यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स लग रहा है उसे क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशन। ठीक है, यहाँ तक देख लें, यहाँ तक आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नोट्स वैसे आपको डाल दिए हैं, आपके साइट पर डाल दिए हैं नोट्स, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। अट्रैक्शन फोर्स यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन, बिगर ऑब्जेक्ट का स्मॉलर ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्शन ग्रेविटी। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आए तो वीडियो वापस से बैठ करके देख लो। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो आपकी क्लास वर्क कॉपी और नोट्स कॉपी एक ही है ना। जो आप क्लास वर्क कॉपी है वही नोट्स कॉपी होती है, उसी में आपको नोट्स लिखना है, उसी में जो भी करना है उसी में करना है। ठीक है, और आपको जो अलग से प्रैक्टिस के रूप में बोले हम मैसेज डालें कि प्रैक्टिस है ये, तो प्रैक्टिस आप अलग से प्रैक्टिस कॉपी बना लें, उसमें करते रहें। ठीक है, वो आप अपने आपके हिसाब से, आपकी प्रैक्टिस है, उसको चेक वेक नहीं करेंगे हम। वो आपकी प्रैक्टिस है, कुछ नहीं आया तो पूछ लो। मेन चेक किसका होगा? आपकी क्लास वर्क कॉपी, जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चंस लिख रहे हैं बीच बीच के। अब वो चाहे नोट्स आप को PDF दिया उससे लिख रहे हो, चाहे यहाँ से लिख रहे हो, जो भी है,
दैट क्लास और कॉपी में आपको नोट्स लिखने हैं, क्वेश्चंस लिखने हैं, जो भी कराया जाए, ठीक है, वही चेक होगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ रहे हैं। अपन ने आगे पढ़ना है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो 9th में पढ़ लिया, वही का वही लॉ है, कुछ चेंज थोड़ी ना होगा। 9th में अलग आएगा न्यूटन का लॉ ग्रेविटेशन, और 11th में अलग आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। जो बना दिया तो बना दिया, चैप्टर है तो पढ़ना पड़ेगा, है तो है। तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन ने बोला कोई भी यूनिवर्स में दो बॉडी होगी, अगर एक का मास मैं m1 दे दूं, एक का मास m2 दे दूं, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, सेंटर के डिस्टेंस को d दे दूं। तो न्यूटन ने क्या बोला था, यूनिवर्सल लॉ क्या था कि फोर्स जो लगेगा इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस ऑफ बॉडी और इनवर्सली होगा डिस्टेंस स्क्वायर के। आगे जाके ये भी सीख लेंगे, अपन प्रूव कर लेंगे इसी चैप्टर में, आगे जाके आ जाएगा कि डी स्क्वायर कैसे हो गया, डी क्यों नहीं हुआ, डी स्क्वायर कैसे फैक्टर लिया उसने, इसका भी प्रूफ आ जाएगा। लेकिन अभी अपनी स्टार्टिंग है, अभी कोई प्रूफ नहीं बताया जाएगा, जब आएगा समय के साथ इस चैप्टर में तब उसको बता दिया जाएगा। तो बाय 1 and 2 m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, आप जानते हैं जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल जी। कैपिटल जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहां से इस g का फॉर्मूला भी अपन निकाल सकते हैं, g इक्वल्स टू f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये कैपिटल G का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मास की केजी होती है, मास की केजी होती है तो 2 बार केजी है तो केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। तो वहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसी हिसाब से लिखा है। तो ये है न्यूटन का क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या हो गया यूनिवर्सल लॉ, फोर्स बिटवीन any two body in universe is directly proportional to product of masses of body and inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो बोला है उससे फोकस करो, दिख नहीं रहा हो, अगर फॉन्ट दिख नहीं रहे हो तो कोई बात नहीं, जो बोला है उस पर फोकस करना है आपको, उससे लिख लो अपने आप, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉडी। लैंग्वेज में फिर से रीड कर रहा हूँ, फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, देखो डायग्राम से देखते जाओ, इन यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली, अपनी लैंग्वेज खुद भी बना सकते हो, टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉडी। ये पूरी स्टेटमेंट लिख दी है, बोला तो है ही मैंने, बाई चांस किसी बच्चे को देख नहीं रहा हो तो बोला तो है ना, आवाज तो क्लियर है, लिख लो उससे, ठीक है। बस अपना काम समझना है, लिखना है, और कैसे भी उसका लिखने का तरीका अपने को मिले। तो ये हो गया न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन का। चलिए यहाँ तक हो गया होगा, अब आगे बढ़ रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यूनिवर्सल लॉ मैंने समझा दिया है, बहुत बेसिक सा लॉ था, 9th में आ जाता है। चलिए अब इस न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ के बाद बोल देते हैं कभी कभी इसका वेक्टर फॉर्म लिखो। वेक्टर फॉर्म क्या होता है बच्चों,
उसमें डायरेक्शन बतानी होती है। वेक्टर बस इतना सा है, डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन वो वेक्टर बोल देते हैं कि भाई इसमें डायरेक्शन और इंक्लूड कर दो। देखो वेक्टर फॉर्म देखना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, सॉरी वेक्टर फॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ। तो न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ का वेक्टर फॉर्म देखना। ये जैसे एक बॉडी है, इसका मास m1 था, ये बॉडी है, इसका मास m2 था, ये डिस्टेंस को d बोला था, ठीक बात। अब एक डायरेक्शन को कुछ नाम दे दो, मान लो कि ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऐसे कन्वेंशन मान लेते हैं, है ना, वेक्टर बताते समय। ये ध्यान रखो, वेक्टर बताते समय क्या ध्यान रखते हैं, डायरेक्शन बता देते हैं। मान लो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ऐसे मान लो, अपनी इच्छा है, कुछ भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कन्वेंशनली आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इसके अपोजिट जो भी चीज़ आएगी उसको क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, ठीक है। तो देखना आप किस तरह से लिखे हैं इसको। अब ये फोर्स लगाया इसने इस पर, तो फोर्स ऑन बॉडी 2, रीड कर रहा हूँ उसको, देखना, बोल रहा हूँ उसकी लैंग्वेज को पढ़, सोचना क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनना ध्यान से। फोर्स ऑन 2, इस 2 पर फोर्स लग रहा है, इधर नहीं लग रहा, इधर लग रहा है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के कारण, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अच्छा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करते हैं, ब्रैकेट में डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज करो मैंने डी कैप नाम दे दिया, इस डायरेक्शन को क्या नाम दे दिया, डी कैप। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी कैप, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी कैप का मतलब मैंने इस डायरेक्शन को नाम दे दिया डी कैप, तो ये डायरेक्शन शो कर दी, इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। चलो अब ऐसे और देखते हैं, फोर्स ऑन 1, इस बार 1 को भी फोर्स देख लेते हैं। 1 को कौन खींच रहा है, 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, G m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। और ये 1 को ये 2 कहाँ खींच रहा है, इधर खींच रहा है। अच्छा, एक चीज है, यहाँ पर अपन फोर्स ऑफ 2, यहाँ पर अपन को क्या करना है, इस डायरेक्शन को अपन डी कैप नाम दे रहे थे ना, वापस सुनो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर खींच रहा है, और इस डायरेक्शन को अपन ने क्या नाम दिया था, डी कैप। तो यहाँ मैंने डी कैप लिख दिया। और ये वाला वापस एक बार चेक करो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये कहाँ खींच रहा है, इधर। अपन ने जो डायरेक्शन बोली थी उसके कहाँ खींच रहा है, अपोजिट। तो यहाँ पर बस एक सिंपल सा माइनस साइन और लगा दे, और कुछ नहीं लिखते, एक माइनस साइन और लगा देंगे। माइनस बाहर निकाल के भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, F21 इक्वल्स टू माइनस G m1 m2 डी कैप बाय डी स्क्वायर। इस डी कैप से घबराना नहीं है, ये क्या है डी कैप, तो डी कैप आगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे याद रख लो कि डायरेक्शंस को इस तरह से कैप लगा के शो कर देते हैं, इसे बोलते हैं डी कैप, डिस्टेंस की डायरेक्शन। ठीक है, क्या होता है इसकी डिटेलिंग आगे आएगी, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पर ये ध्यान रख लो कि द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, डी कैप। इस लेटर से डिनोट कर दिया, बस नाम रख दिया ना भाई, नाम में तुम क्यों उलझ रहे हो, डी कैप को क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन। अच्छा, इस डायरेक्शन को मैं डी कैप दे रहा हूँ और पॉजिटिव डायरेक्शन को बोल रहा हूँ, तो इसके अपोजिट जो भी चीज़ आएगी उसको माइनस डी कैप बोल दूंगा। तो इसको माइनस इसलिए लिखा मैंने, समझ में आ गया होगा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नहीं समझ में आया हो, वापस बैक लेके समझो क्या बोला मैंने, उसको सीखो। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। फिर भी कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप पर रिप्लाई करें कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो बना के जरूर से भेजूंगा। कोई आपको प्रॉब्लम रहने नहीं देंगे आपके दिमाग में, सब चीज़ें क्लियर करी जाएगी। बस आपको बता देना है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन बताई जाती है। तो एक बेसिक सी चीज़ बताई कि एक डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव मान लिया, मान लो इसको डी कैप नाम दे दिया, तो इसके अपोजिट जो भी फोर्स लगेगा उसको माइनस डी कैप दे देंगे, इस डायरेक्शन में जो भी लगेगा उसको प्लस डी कैप। डायरेक्शन बताना पड़ेगा, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन बताना, इतना सीख लो, वेक्टर मीन्स डायरेक्शन बताना। तो इसमें मैंने फोर्स ऑन 1 पर फोर्स लग रहा है, डी टू 2 1 पर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको मैंने क्या नाम दे रखा था, डी कैप। तो डायरेक्शन, बस डायरेक्शन इंडिकेट कर दो, इसका कोई मल्टीप्लाई
में कोई यूज़ नहीं, बस ये डायरेक्शन बता रहा है। और इस डायरेक्शन को डी कैप बना था, तो अब ये वाले पर 2 पर इधर फोर्स लग रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या बतानी पड़ेगी, माइनस डी कैप। जहाँ डी कैप बना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में इससे फोर्स लग रहा है। ये बताने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि ये तरीके इस तरीके से लिखते हैं, तरीका सीखो। हाँ भाई, इस तरह से लिखा जाता है। चलो नोट कर लो यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन सीखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज आना, और ग्रेविटी के कारण बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हो। जैसे ये अभी मार्कर मैंने होल्ड कर रखा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब मैंने छोड़ा तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया, किस फैक्टर के कारण आया, ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी के कारण जितना भी वेलोसिटी में चेंज आएगा उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होना टाइम के साथ, पर सेकंड में क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, और ग्रेविटी के कारण अगर ऐसा हो रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9th में सीख लिया था। देखो क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज होना यूनिट टाइम में। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू gravity pull is called acceleration due to gravity। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना, इसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बॉडी का, तो इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय जी। एक ही जगह क्या साइन लगाते हैं, जी सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। इस चीज को अपन अब प्रूव करके देखते हैं। 9th में भी आया था कि इसका ग्रेविटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। इसको प्रूव करते हैं। वेयर एम इज द मास ऑफ बिगर बॉडी। ग्रेविटी सिखा दिया ना, बेसिक ग्रेविटी क्या होता है, बिगर बॉडी का द्वारा जो फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ बिगर बॉडी। तो देखना यहाँ तक आप लिख लीजिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी से रिप्रेजेंट होता है, इसका फॉर्मूला जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। चलो अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूव क्या प्रूव कर रहे हैं, जी किसके बराबर होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। इस चीज को अपन प्रूव करके देख रहे हैं। तो मान लो कि ये एक बड़ी बॉडी है, इसका मास है कैपिटल एम, इसके ऊपर रखी हुई एक छोटी बॉडी, इसका मास है स्मॉल एम, ठीक बात। अच्छा अब ये अर्थ का ये जो रेडियस है, अर्थ मान लो अब ये रेडियस है, तो ये तो इसके मुकाबले बहुत छोटी है ना, तो ये वाला साइज तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इस पूरी दोनों के बीच के डिस्टेंस को रेडियस से आर ऑफ अर्थ अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। ये रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर, और ये बॉडी तो बहुत छोटा बोला था ना ग्रेविटी बताने के लिए। तो बॉडी बहुत छोटी है तो उसका रेडियस तो इसके मुकाबले बिल्कुल नेग्लिजिबल ही है, लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। तो इस पूरी दूरी को आर मान लिया। अब देखना, आप ये जानते हो कि फोर्स जो ये लगेगा उसका फॉर्मूला होता है एम जी। भाई एम ए होता है, फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, तो एक ही जगह जी लिखेंगे। और न्यूटन के लॉ से ये भी जानते हो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मास ऑफ सेकंड बॉडी अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस को आर दे रखा है। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो बाय 1 and 2 यहाँ पर आप एफ की जगह एम जी पुट कर दो। एम जी बराबर जी एम एम बाय आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली यू गेट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब बिगर बॉडी का जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, जी एम बाय आर स्क्वायर। अगर अपन बच्चों पर्टिकुलरली अर्थ की बात करें, जी की वैल्यू रख दें 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ रख दें 6 इंटू 10⁻24 kg, अप्रॉक्स लिख रहे हैं।
रेडियस ऑफ अर्थ लिख दें 6400 किलोमीटर, किलोमीटर है तो इंटू 1000 कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। जब बच्चों तुम इसको सॉल्व करोगे तो करीबन आपके 9.81 आंसर आएगा। तो ऐसे पता चल गया कि क्या है स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला ये होता है और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यहां तक नोट कर लें। बहुत आसान सा डेरिवेशन था। पहले फोर्स लिखा mg, इस स्मॉल m पे कितना फोर्स लगा, फिर न्यूटन के लॉ से एक और फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया। अब है तो दोनों फोर्स ही, तो उस f की जगह mg रिप्लेस कर दिया, तो फाइनली g इक्वल्स टू gm/r²। प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना था। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि क्या हाइट के साथ g में चेंज आता है। अपन अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, क्या ऊंचाई पे जाएंगे तो g में बदलाव आएगा, हाइट के साथ क्या चेंज आता है वो अपन उसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो टॉपिक है अपना वेरिएशन ऑफ जी के वेरिएशंस अपन देखेंगे। पहला अपन देख रहे हैं विथ हाइट। जैसे ये अपनी अर्थ है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, यहाँ से कुछ हाइट यहाँ पर h हाइट पर चले गए। अब यहाँ पर इस जगह पर अपन को g की वैल्यू पता करनी है, g एट पर्टिकुलर हाइट, है ना। यहाँ पर अपन को g फाइंड करना है। तो कैसे करें, इस दूरी को मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को r प्लस एच को पूरा एक नया नाम दे देता हूँ, स्मॉल r। लेट वी हैव टू फाइंड g एट r। r मीन्स क्या बोल रहा हूँ मैं, इस पूरे r को, ये r प्लस एच को r बोल रहा हूँ। तो इस जगह पर अपन को g फाइंड करना है। सरफेस पे तो अपन को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पता है अपन को, लेकिन उस हाइट पर क्या होगा तो कैसे पता करें। वी नो दैट g का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r² होता है कि नहीं होता। g एट सरफेस s लिख देता हूँ, या g एट r डिस्टेंस ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं ऊपर। अब अपन कहाँ देखें, g अपन देख रहे हैं कहाँ पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर। स्मॉल r मीन्स r प्लस एच। तो g लिख दिया, m लिख दिया, यहाँ पर r की जगह क्या लिख दो, r प्लस एच लिख दो। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसमें से r कॉमन लेते हैं। चलो जी आर इक्वल्स टू जी एम, आर बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, 1 प्लस एच अपॉन आर हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। किससे बन गई, सेकंड से बन गई। अब एक काम करो, इस फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो बाय 1 एंड 3। तो मैं 1 को डिवाइड दे रहा हूं 3 से, तो क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर अपॉन जी आर, जी एम बाय आर स्क्वायर। जी एम बाय आर स्क्वायर से जी एम बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा रह जाएगा अपने पास, जी आर अपॉन जी कैपिटल आर मतलब इस जगह पर जी। तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। मैथमेटिकली आपको देखो ध्यान से, पहले तो मैंने जी की वैल्यू रख दी आर डिस्टेंस पर, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब एच हाइट पर जी की वैल्यू लिख दी, जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ये आर यहाँ से बाहर निकाल लिया, मैक्स में ऐसे कर सकते हो ना, तो 1 प्लस एच अपॉन आर लिख दिया। अब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो तो पता चल जाएगा आगे जाके। कर दिया अगर तो ये रिजल्ट निकलेगा। अब नीचे की चीज ऊपर पहुँचाते हैं तो क्या होता है, पावर का साइन में क्या चेंज आ जाता है, तो जी आर को भी इधर पहुँचा देता हूँ। पावर का साइन क्या हो जाता है, पावर का साइन हो जाता है माइनस में, इस तरह से। अब ये बाइनोमियल थ्योरम बताई थी मतलब मैं, 1 प्लस एक्स की पावर एन, क्या बताया था पिछले चैप्टर में, 1 प्लस एन एक्स होता है, प्लस और टर्म्स जिसकी वैल्यू अपने काम की नहीं है, छोटी है, काम की नहीं। तो जी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एट आर रेडियस 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है -2। दिस इज द फाइनल आंसर।
कितना हो जाएगा r दूरी पर, जितना सरफेस पर है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2h बाय r। अब ये कैपिटल R से कंफ्यूज होते हो तो इसको जी सरफेस भी लिख सकते हो, जी एस भी लिख सकते हो, ये सरफेस, इस R की जगह एस भी लिख सकते हो, एस डिनोट फॉर जी एट सरफेस, जी एट सरफेस। और चाहो तुम R लिखा तो लिख लो, तुम्हारी इच्छा, जी एट सरफेस, ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो एक बार शुरुआत से देख लो अच्छे से। ये अपन ने वेरिएशन देखा जी का हाइट के साथ, हाइट चेंज करोगे तो जी में क्या चेंज आएगा वो अपन ने चेक कर लिया है। तो फाइनल फार्मूला जी सरफेस पर है, मतलब 9.8 इंटू 1 माइनस 2h बाय आर अपन को करना पड़ेगा। ये है जी का वेरिएशन हाइट के साथ, हाइट के साथ ऐसे जी बदलेगी। ठीक है, तो कुल मिला के आप अगर h की कोई भी वैल्यू रख दें, r से एलसीएम लेके सॉल्व करें तो पता चलेगा कि हाइट के साथ साथ g कम होता जा रहा है। ये फाइनल आंसर कम आता जाएगा, वहाँ पर जो भी आंसर है उससे कम आंसर उधर आएगा। चाहे तो कोई भी एक रफ वैल्यू रख के देख लें, आपको आंसर कम मिलेगा। तो हाइट पे जाते जाते g की वैल्यू कम होती जाती है। चलो यहाँ तक हो गया होगा। वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, एक एक स्टेप को। नहीं समझ में आए वापस से पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप पर, मुझे रिप्लाई कर दें कि नहीं समझ में आया। वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो 2-3 बार आप रिपीट करके देख लें वीडियो को। चलो अब बच्चों अपन सीखेंगे कि चलो हाइट पर तो गए, अब अर्थ को खोद के नीचे जा रहे हैं, अंदर डेप्थ पे जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर भी जी चेंज होगा क्या, या जी 9.8 ही रहेगा या कुछ चेंज आएगा, वो चीज़ अपन डिराइव कर रहे हैं। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। तो वेरिएशन ऑफ जी पढ़ रहे हैं, इसका सेकंड पॉइंट अब अपन पढ़ रहे हैं। वेरिएशन होता है जी में कितना, गहराई के साथ। तो टॉपिक अपना चल रहा है वेरिएशन इन जी, और इसका सेकंड पॉइंट है विथ डेप्थ। गहराई पर जाएंगे तो क्या चेंज आएगा जी में। तो मान लो ये अपनी अर्थ है और अर्थ से खोद के यहाँ तक पहुँच गए, इस जगह तक। अब अपन को ये तो सरफेस पर है और यहाँ पर पहुँच गई, ये इसका सेंटर था अर्थ का। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया, तुम इस जगह पे पहुँच गए। अब अपन को इस जगह पे पता करना है कि कितना जी की वैल्यू होगी। मान लो सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी जो दूरी है, ये तो रेडियस बोलते ही हैं, ये पूरी दूरी आर को मान लो, पूरी दूरी को क्या मान लो, आर मान लो। अब ये मान लो कि एक्स हाइट खोद के आया, तो इस सेंटर से कितनी हाइट बची रह गई है, आर माइनस एक्स। सोचो ये वापस से क्या बोला मैंने बोला कि सेंटर से सरफेस तक की हाइट पूरी डिस्टेंस है आर, और ये कितना गहराई पर खोद के आ गया, एक्स डिस्टेंस खोद के आ गया। तो अब सेंटर से कितना बचा इसका डिस्टेंस, पूरा आर था, एक्स खोद के नीचे आ गया, तो अभी कितना सा बचा, आर माइनस एक्स। ये दिमाग में बैठाओ। तो चलो अब डेरिवेशन करते हैं। सरफेस पर कितना है, जी एम बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, मास को अपन और क्या लिख सकते हैं, तुमको पता है ना फॉर्मूला, पिछले चैप्टर में बताया था, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को सिंबल रो से शो करते हैं, ऐसा बोला था ना फिजिक्स में। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है सिंबल्स में, एक ही सिंबल के अलग अलग मीनिंग है, ऐसा बोला था मैंने। रेजिस्टिविटी का भी रो, डेंसिटी का भी रो, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, मान लो। हाँ, तो इसको मास अपॉन वॉल्यूम कह सकते हैं डेंसिटी को। तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, जी लिख दिया, डेंसिटी लिख दिया, वॉल्यूम। अर्थ को रफली स्पेयर मान के सारा काम कर रहे हैं अपन, क्योंकि आंसर सारे कभी भी ग्रेविटी से रिलेटेड, इतने बड़े बड़े आंसर्स, इतने बड़े बड़े यूनिवर्स की कैलकुलेशन कभी भी एग्जैक्ट नहीं आती, सब वो रफली चलता है काम। तो यहाँ पर मैं रफली इसको स्पेयर मान के कर रहा हूँ। तो स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब रख दिया। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, आर स्क्वायर से आर क्यूब काट दें, एक ही आर बचा। तो फाइनली जी सरफेस क्या हो गया इन द टर्म ऑफ डेंसिटी, जी रो 4/3 पाई जी रो आर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा मैंने क्यों करा, मास को रिप्लेस क्यों करा, क्योंकि अपन जब नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर खड़े हो गए, तो अर्थ का सेंटर से इतना मास ही अपने को
अपनी तरफ खींच रहा है। तो जितना मास काम आ रहा है, तो अब पहले तो पूरा मास अपन को खींच रहा था, यहाँ पर थे तो ये पूरा का पूरा मास मिलके अपन को नीचे खींच रहा है। अब यहाँ पर आ गए तो खाली इतना मास ही इफेक्ट कर रहा है अपने पर, है ना। तो इसलिए अपन ने मास को थोड़ा बदल दिया कि नीचे जाएंगे तो अब मास चेंज आने वाला है। तो जी अपन आ रहे हैं कितनी दूरी पर, r माइनस एक्स दूरी पर। जी लिख दिया। अब ये मास लिख दिया, इस पर m डैश लिख रहा हूं। r कितना है, r माइनस एक्स। अब देखो जी लिख दिया, इस मास को क्या लिख दो, डेंसिटी। वॉल्यूम, इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन ये r नहीं है, ये क्या है, r माइनस एक्स। तो मास को क्या रिप्लेस कर दिया, वापस बोल रहा हूँ, मास को क्या रिप्लेस कर दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r क्यूब नहीं है, इसका तो r क्यूब था, इसका r क्यूब नहीं है, इसका r कितना है, r माइनस एक्स, तो उसी का क्यूब लिखेंगे। तो मास की जगह क्या लिख दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज r माइनस एक्स। और ये नीचे है ही। अभी स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा g बच जाएगा, डेंसिटी बच जाएगी, 4/3 पाई बच जाएगा, और एक r माइनस एक्स बचा हुआ रह जाएगा। तो ये आ गई है अपने पास इक्वेशन नंबर, क्या आ गई है, 2। ऐसे दो इक्वेशन बन गई। बिल्कुल ध्यान से देखो, मास को रिप्लेस करा है, इस बार मास की जगह कोई दूसरी चीज लिखी है। अब देखो, अब क्या करने वाले हैं, वही बाय इक्वेशन 1 और 2। मैं 2 में 1 का डिवाइड दे रहा हूं। 2 जो आया, g आया, डेंसिटी आया, 4 आया, 0.3 आया, पाई आया, r माइनस एक्स आया, ये आया ना, इसको डिवाइड दे रहा हूं इस फर्स्ट से। फर्स्ट क्या था, g था, डेंसिटी था उसमें भी, 4/3 था उसमें भी, पाई था उसमें भी, लेकिन यहाँ पर खाली r था, तो g से g कट गया, डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया। तो क्या बचा रह गया, खाली r माइनस एक्स अपॉन r। चलो तुमको कॉमन लेना तो सिखाया था मैंने पिछले चैप्टर में, r कॉमन निकालो, तो 1 माइनस एक्स बाय r रह जाएगा, और ये वाला r नीचे ऑलरेडी है। पिछले चैप्टर में r कॉमन लेना सिखाया था मैंने, देखना उसको अच्छे से। इन दोनों में से r कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ तो 1 बचा, लेकिन यहाँ पर r है ही नहीं, तो कहाँ लिख देंगे इसको, अपॉन में लिख देंगे। चाहे तो तुम कंफर्म कर लो, ब्रैकेट खोल के देख लो, इस r को अंदर ले जाओ, इस r को अंदर ले जाओ, तो काट के यही आंसर आ जाएगा। अब क्या करें, इस r से ये r कैंसिल कर दो। फाइनली क्या अपने पास मिला, g r माइनस एक्स अपॉन g सरफेस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन r। अब ये फाइंड करना है r माइनस एक्स, तो g सरफेस को उधर ले जाओ, 1 माइनस एक्स अपॉन r। ये फाइनली अपने पास इस तरह से ये आंसर आया। अच्छा मान लो ऐसा भी कभी कभी बोल देते हैं कि खोदते 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 बिल्कुल कहाँ पहुंच गए, अर्थ के सेंटर पर ही पहुंच गए। मान लो ऐसा इमेजिनेशन, वहां तो इतनी हीट है वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, वैसे खोदते 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 बिल्कुल सेंटर तक पहुंच गए। मतलब x कितना कर दिया तुमने, इक्वल टू r। इफ x इक्वल्स टू r, तो g r, मतलब x इक्वल्स टू r का मतलब सेंटर पे पहुंच गए, जी सी। ये r रख दूं अगर मैं इधर, r से r कट के क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 0 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0। तो g एट सेंटर इज 0, ऐसा अपन ने प्रूव भी कर दिया। बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखो इस डेरिवेशन को। तो जी अपन ने डेप्थ में जाके देखा कि जी में क्या वेरिएशन आ रहा है गहराई में, तो फाइनल आंसर क्या है, जी सरफेस इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। एक्स क्या है, कितना गहराई पे गए, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो क्या है, थोड़ा बोल्ड लिख देता हूँ, जी आर माइनस एक्स दूरी पे कितना होगा। आर माइनस एक्स दूरी क्या है, ये इस दूरी को नाम दे रखा है आर माइनस एक्स दूरी। यहाँ पर जी कितना होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना होगा, ये निकालना था। तो क्या है अपने पास आंसर, जी सरफेस पे जितना भी है 1 माइनस एक्स बाय आर। हो सकता है कुछ बच्चों को टफ लगे, ग्रेविटेशन चैप्टर किसी को टफ भी लगता है, 9th में भी टफ लगता था। तो सॉल्यूशन यही है कि वीडियो को बार बार देख लें, बार बार देखेंगे तो अपने आप ही
समझ में आने लग जाएगा। और जिनको एक बार में समझ में आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आता तो बार बार देख लो, आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? सबको आता है, सबको आएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करा। तो मैंने क्या करा, मास को रिप्लेस कर दिया किससे, इस मास को किससे रिप्लेस कर दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे सॉल्व करा है। देखो आराम से एक एक स्टेप देखो, बिल्कुल तुम्हें समय पूरा दिया जा रहा है, अच्छे से देखो। नोट्स कॉपी में अपने नोट्स इस चैप्टर के लिखना चालू कर देना। नोट्स कॉपी मतलब क्लासवर्क कॉपी। और सेंटर पे कितना है अपने आंसर, इफ x बराबर r, तो ये r लिख दिया, यहाँ पर और था, ये r 4 कट के 1 हो गया। 1 - 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सेंटर पर ग्रेविटी कितनी है, 0 है, क्योंकि वहां पे कोई मास ही नहीं बचा ना। मास से तो ग्रेविटी पुल लगता है, वहां पे पहुंच गए तो क्या मास बचा। चलिए अब आपका ये हो गया, दो चीजें अपन ने देख ली। हाइट के साथ जाएंगे तो जी कम होगा, वहां क्या फॉर्मूला था, जी एट हाइट क्या था, सरफेस पे जितना भी है इंटू 1 - 2h/r। और गहराई पे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है फॉर्मूला, 1 - x/r। सरफेस पे जितना भी इंटू 1 - x/r, ये आया ना। अब अपन देख रहे हैं तीसरा, अर्थ की शेप के कारण भी क्या जी में फर्क आता है क्या, वो चीज चेक करें। वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप, थर्ड पॉइंट, ये अपन चेक करेंगे। विथ शेप, देखो अर्थ 100% स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा ओवल शेप है। जो रेडियस होती है ना इक्वेटर की और ये पोल की रेडियस, थोड़ा सा अंतर है। इक्वेटर की जो रेडियस होती है वो करीबन 6400 किलोमीटर होती है, लेकिन जो पोल की रेडियस होती है वो इससे करीबन 21 किलोमीटर कम होती है। मतलब इक्वेटर माइनस पोल करूँ ना रेडियस, तो अप्रॉक्स करीबन 21 किलोमीटर का अंतर है। तो ज़्यादा तो नहीं है, इतना ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए ऑलमोस्ट स्पेरिकल मान के सारे काम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी है तो सही, थोड़ा तो है। तो बिल्कुल एक्यूरेसी से जाए तो थोड़ा सा तो मिलेगा अंतर। तो अपन जानते हैं कि जी का फॉर्मूला होता है gm/r², ये इक्वेटर का लिख देंगे। और पोल का लिखना है तो जी पोल इक्वल्स टू gm/r पोल स्क्वायर। अब पोल का रेडियस इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। अगर ये लेस है तो ये आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। देयरफॉर जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, थोड़ा सा ज्यादा आंसर मिलेगा क्योंकि रेडियस कम है ना। देखो बताया ना 21 किलोमीटर कम है, भले इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन है तो सही ना, कुछ तो है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्ट जी का आंसर हर जगह सेम है, एग्जैक्ट 9.81 है, नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ये जी का आंसर। आर के साथ साथ चेंज हो रहा है, हर जगह का आर थोड़ा थोड़ा अलग है, तो थोड़ा थोड़ा जी में वेरिएशन है। कहीं 9.81 है, कहीं 9.79 है, कहीं पे 9.80 है, ऐसा है। लेकिन रफली 9.81 मान रहे हैं इक्वेटर के हिसाब से। तो अर्थ का शेप परफेक्ट स्फीयर ना होने के कारण जी हल्का फुल्का सा अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग है। लेकिन अपन तो कीन स्टडी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बारीकी से भी अपन ने नोट करा कि कितना अलग है। तो उसके लिए ये अपन ने देखा। तो पोल पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर जी की वैल्यू ज़्यादा है तो आपने 9th में वेट का फॉर्मूला सीख रखा है, वेट बराबर mg। तो अगर जी ज़्यादा है पोल पर तो वेट भी बॉडी का पोल पर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं होगा लेकिन होगा तो सही, ठीक है। तो वेट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर सिंस ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। और ऐसा क्यों, क्योंकि रेडियस पोल की कम है, इक्वेटर की ज़्यादा है थोड़ी, और ये कम है। ये थोड़ा सा शेप ऐसे बना देना, कम दिखा देना, ये कम है। इनवर्स में क्या होता है, ये कम है तो ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अपन ने आज ये टॉपिक पढ़ लिए हैं। जी का चेंज देख लिया शेप के साथ, जी का चेंज देख लिया डेप्थ के साथ, जी का चेंज देख लिया हाइट के साथ। यहाँ तक आपको बढ़िया ढंग से बिल्कुल अपने नोट्स बना लेने। कोई भी दिक्कत आए यहाँ तक आपको भेजना है, मुझे ज़रूर से भेजना है। डेली के पढ़ते रहो, एक दिन में सारे डाउट भेजोगे तो वो इतने सारे एक साथ कैसे बताएंगे हम, है ना। डेली पढ़ें, डेली भेजें कुछ भी डाउट आए तो। चलिए गुड बाय।
आगे नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे।